माँ की तेज आवाज़ सुनते ही मुकेश की नींद टूट गई। वह करवट बदलते हुए लेटे लेटे ही बोला, अब क्या हुआ अम्मा? आज फिर से सुबह सुबह क्यों शुरू हो गई? क्या करूं? सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना मेरा दिन जो शुरू नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या सुनाए एक कप चाय ही शांति से मिल जाए? माँ की गुस्से भरी आवाज़ में गंभीरता कम और मजाकिया अंदाज ज़्यादा लगा, जिसे सुनकर मुकेश मन ही मन मुस्कुरा दिया। अम्मा, ज़रा सोचो तो सही, गलती तो तुम्हारी ही है। अगर ठीक से काम सिखाया होता तो तुम्हें इतनी बकबक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तू तो रहने ही दे, बीवी का गुलाम जो हो चुका है, कितना सिखाऊं उसको, और आखिर कब तक? एक ढंग का काम तो इसे आता नहीं। चाय बनाएगी तो दूध शक्कर ऐसे डालेगी जैसे इसके मैके से ही सारा सामान आता हो। और एक मेरी सुनीता है, बचपन से ही घर के कामों में इतनी निपुण कि लोग उसके हुनर की मिसाल देते हैं। अगर बहू की माँ ने भी उसे कुछ सिखाया होता तो आज मुझे ये सब झेलना ना पड़ता। अम्मा ने हमेशा की तरह बेटे की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और बहू की कमियां गिनाते गिनाते फिर अपने कामों में जुट गई। मुकेश ने करवट बदली और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी याद आया, आज तो ऑफिस जल्दी पहुंचना है। झटके से उठते हुए उसने पूजा को आवाज़ दी, अरे सुनो, इतनी देर से रसोई में क्या कर रही हो? एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ, आज जल्दी निकलना है। पूजा पहले से ही सांस के तानों से झुंझलाई बैठी थी। अंदर ही अंदर गुस्से का ज्वालामुखी भड़क रहा था, जैसे लावा फूटने को बेताब हो। और अब जैसा ही मौका मिला, वे गुस्से का सैलाब बनकर अपने पति मुकेश पर फूट पड़ी। वह बिना रुके ताना कसते हुए बोली, और क्या करूँगी रसोई में? आराम फरमा रही हूँ, कुर्सी पर पैर पसार कर सिमैयाँ खा रही हूँ। आखिर मैं ठहरी अनाड़ी फूहड़ और गंवार, मुझे क्या मालूम चाय कैसी बनती है? मुकेश बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नज़रें गड़ाए बैठा रहा। थोड़ी देर में पूजा एक कप चाय उसकी बगल में रख गई। मुकेश अच्छी तरह जानता था कि ना उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। दोनों के बीच तकरार ज़रूर थी, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती वे सारे ताने आलोचनाएं भूलकर एक दूसरे को पूरा ख्याल रखती थी। बस उसकी अम्मा को एक आदत थी, अपनी बेटी की तारीफ़ों के पुल बांधने की और अपने दिए हुए संस्कारों को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की। यही वजह थी कि सास बहू के बीच लगातार तानों और आलोचनाओं की नोकझोंक चलती रहती थी। लेकिन मुकेश, वह कभी इस बीच नहीं पड़ता। उसे अच्छे से मालूम था कि दोनों को समझाने या बीच बचाव करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सुनता रहता, क्योंकि उसके लिए अब यह रोज़ की आम बात हो चुकी थी। आस पड़ोस में चंद्रकला काकी के नाम से मशहूर उसकी माँ का मोहल्ले में अच्छा खासा रुतबा था। वह छोटे बड़े सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। मोहल्ले में कोई भी शुभ काम उनकी सलाह के बिना पूरा नहीं होता था। हर घर से उनके मधुर संबंध थे और उनकी राय को लोग बहुत अहमियत देते थे। अपनी बहू से भी वह मन ही मन बड़ा स्नेह करती थी, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बहू से जरा सी भी चूक होती तो उनकी नज़रें वहीं अटक जाती और फिर किसी आम सांस की तरह ही उनकी जुबान भी फिसलने लगती। तानों और आलोचनाओं की बरसात के साथ मुकेश जल्दी से तैयार होकर 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया। उसी दिन चंद्रकला देवी को अपनी नातिन जिया की शादी का कार्ड और पत्र मिला। कितने ही लोगों के काम अकेले संभालने वाली चंद्रकला देवी बुरी तरह घबरा गई। मात्र 1 हफ्ते के बाद ही शादी थी, वह भी कलकत्ता जैसे शहर में हो रही थी। इतने कम समय में ही उन्हें ना जाने कितने इंतजाम करने थे। उन्होंने बहू को बुलाकर कार्ड पकड़ाया और फिर दोनों सास बहू
आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करने लगी। बेटी के घर पहली बार न्योता ले जाना था। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था कि 10 लोगों के बीच इज्जत रह जाए। उनका दामाद आकाश किसी सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी था। बेटी का तो उन्होंने सामान्य परिवार में ही ब्याह किया था, पर आकाश अपनी कड़ी मेहनत और प्रयत्नों के बूते आज इतने ऊंचे पद पर था। उधर उनका बेटा मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर क्लर्क के पद पर काम करता था। जाहिर है, पद और पैसे के मामले में जीजा साले के बीच अब एक बड़ा फासला था। समय के साथ यही आर्थिक और सामाजिक अंतर दोनों परिवार के बीच दूरी बढ़ाने लगा। नतीजा यह हुआ कि बीते 10-12 सालों में बेटी का मायके से रिश्ता बस औपचारिकताओं तक सिमट कर रह गया था, जहां ना पहले जैसा प्रेम रह गया था और ना ही वह अपनापन। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां बना दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटते हैं? दुख सुख में सबसे पहले इन्हीं रिश्तों की याद आती है। चंद्रकला देवी ने अपना संदूक खोलकर ऐसे ही समय के लिए जमा किए गए 10,000 रुपये और गहनों के नाम पर बचा एक सोने का चैन निकालकर बहू को पकड़ाया और अपने पड़ोसियों की बहू रीना के साथ बाजार भेज दिया। आनन फानन में उनकी बहू पूजा ने रीना के साथ मिलकर बेहद सूझबूझ से शादी के लिए ज़रूरी सारा सामान खरीद लिया। सोने की चैन को भी अच्छी तरह साफ करवाकर एक नए चमचमाते डिब्बे में पैक करवा दिया, ताकि वह एकदम नई जैसी लगे। इधर मुकेश जब घर पहुंचा तो बड़ी दौड़ा भागी के बाद आखिरकार उसने ट्रेन में रिजर्वेशन भी करवा ही लिया। अब देर करने का कोई कारण नहीं था। बेटी को अपने आने की खबर भेजते ही चंद्रकला देवी ने पूरा परिवार समेटा और सबके साथ कलकत्ता के लिए रवाना हो गई। कलकत्ता स्टेशन पर पहुंचते ही उनका पोता आयुष पहले से ही कार लिए खड़ा इंतजार कर रहा था। प्लेटफार्म पर उतरते ही उसने झुककर आदरपूर्ण उनके पैर छुए तो चंद्रकला देवी का दिल खुशी से भर गया। गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आयुष आधुनिक कपड़ों में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वहीं साधारण सूती साड़ी में लिपटी चंद्रकला देवी अपनी पुरानी चप्पलों को छिपाने की कोशिश करती हुई खुद को उसके सामने थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। न जाने क्यों उन्हें आयुष के साथ गाड़ी में बैठने में भी संकोच हो रहा था। घर पहुंचते ही बरामदे में सुनीता दिख गई। वह कुछ लोगों से बातचीत में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र माँ पर पड़ी वह आगे बढ़ी और उनके पैर छू लिए। थोड़ी आपसी बातचीत के बाद एक नौकरानी आई और सारा सामान उठाकर उन्हें एक कमरे तक ले गई। चंद्रकला देवी ने सोचा कि उनकी बेटी पहले की तरह दौड़कर उनसे लिपट जाएगी, देर से आने की शिकायत करेगी और फिर प्यार से उनकी देखभाल में लग जाएगी। उन्हें लगा था कि सुनीता आते ही घर के सारे ज़रूरी काम उन्हें गिनाने लगेगी, लेकिन उसकी ठंडी औपचारिकता देखकर चंद्रकला देवी का मन उदास हो गया। घर पहुंचने की जो खुशी उन्होंने महसूस की थी वह धीरे धीरे कम होने लगी। थोड़ी देर में सभी ने नहा धोकर ताजगी महसूस की। एक नौकर सलीके से चाय नाश्ता रखकर चला गया। सब ने आराम से नाश्ता किया, लेकिन चंद्रकला देवी की निगाहें कहीं खोई हुई थी। वह चाय का कप हाथ में लिए बैठी रही, लेकिन उनका मन नहीं कर रहा था कि वह चाय पिए। तभी सुनीता कमरे में आ गई। अरे अम्मा, अभी तक आपने चाय भी ख़त्म नहीं की? चंद्रकला देवी हल्की मुस्कान के साथ बोली। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। सुनीता हल्की झुलझुलाहट के साथ बोली। अरे अम्मा, अब आप तो घर की ही हैं, फिर मेहमानों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? मैं अकेली हूँ, इतने काम हैं, किस किस को देखूँ?
बेटी के अपनेपन भरे शब्द सुनकर चंद्रकला देवी का मन हल्का हो गया। जो अजनबियों सा वह अब तक महसूस कर रही थी, वह प्यार में बदल गया। तू चिंता मत कर बेटी, हम यहाँ बैठने थोड़ी आए हैं, तू बस बताती जा, मैं और पूजा मिलकर सब संभाल लेंगे। इतने में मुकेश और पूजा भी आ गए। वे अपने साथ लाए उपहार प्यार से सबको देने लगे, लेकिन चंद्रकला देवी की निगाहें बस सुनीता की ओर थी। उन्हें इंतजार था कि बेटी उनकी लाई चीज़ों की कोई तारीफ करेगी। सुनीता ने अपना उपहार औपचारिकतावश उलटने फुलटने के बाद अपनी माँ के हाथों में थमा दिया। उसमें ना उपहार लेने का कोई उत्साह था और ना ही देखने का। बस एक आयुष ही था जो अपना शर्ट देख किलक पड़ा। वाह नानी, आपने तो मेरा शर्ट एकदम मेरी पसंद और सही नाप पर का खरीदा है। मैं तो इसे आज ही पहनूंगा। सुनीता सारे सामान समेटकर उठते हुए बोली। अब आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत है। पर चंद्रकला देवी की आंखों में नींद कहाँ। वह लेटकर रात को संगीत में गाने के लिए अपने गानों को याद करती रही। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया था। ज़्यादातर औरतें और लड़कियां आधुनिक फिल्मी गानों पर नाच गा रही थी। चंद्रकला देवी के पुराने गानों के लिए वहां कोई जगह ही नहीं थी। सुनीता उनके पास से ही आ जा रही थी, पर उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की फरमाइश कर सके। हालांकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गाने का कितना शौक है। चंद्रकला देवी ने जितने भी गाने याद किए थे, वे सब उनके मन में ही रह गए। बेटी ने किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया था, इसलिए अपरिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बनी बहू के साथ बैठी रही। बेटी द्वारा दी गई अनदेखी चोट की दारुणता ने उन्हें पत्थर सा बना दिया था। थोड़ी देर बाद अतिथियों में ही शामिल होकर खाना खाने के बाद वह बहू के साथ कमरे में आ गई, जहां मुकेश पहले से ही खा पीकर बच्चों के साथ लेटा हुआ था। शायद वह भी अपने को अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। देर रात सुनीता उनके कमरे में आई। वह चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए सोई रही। सुनीता उनके बगल में लेटी पूजा से बातें करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी रात से व्यस्त हो गई थी। आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया या नहीं? आप चिंता ना करें, हम लोगों ने अच्छी तरह से खाया पिया। हम लोग कोई मेहमान तो है नहीं जो बार बार आपको पूछना पड़े। चंद्रकला देवी को बहू की समझदारी से दिया गया यह जवाब अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद पूजा तो गहरी नींद में सो गई, लेकिन चंद्रकला देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक तो नई जगह, नया माहौल और ऊपर से अपनों की बेरुखी, इन सब ने उनके मन को भारी कर दिया। बेचैनी महसूस करते हुए वे कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगी। अभी वे कुछ कदम ही चली थी कि पास के कमरे से आती आवाज़ों ने उन्हें रोक दिया। उनके कदम रुक गए और वे ध्यान से सुनने लगी। रिया की आवाज़ थी। मम्मी, आप आज दोपहर में कहाँ चली गई थी? माँ, भाभी और दोनों बच्चों के लिए पास के मार्केट से कपड़े लेने चली गई थी, वरना कल शादी में ये लोग अपने साथ लाए वही बेढंगे पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाते। कल होटल में कितने ही लोग आएंगे। अगर जान गए कि मेरी माँ और भाभी हैं तो उनके फूहड़ पहनावे देखकर क्या सोचेंगे। उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है, पर मुझे तो है। अब यहाँ आ गए हैं तो इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में लोगों के मैके से ना जाने कितने सामान आते हैं। एक मेरा मैका है पूरा कंगाल।
जितना वे लोग लेकर नहीं आए उससे ज़्यादा तो उन पर खर्च हो रहा है। तभी उन्हें आयुष की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? वे हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा लेकर आए हैं। उतना सामान खरीदने में ही उनको कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन गजब है कि आप मामा और नानी की स्थिति को जानते हुए भी उनसे और ज़्यादा की आशा रखती हैं। इससे ज़्यादा चंद्रकला देवी से सुना नहीं गया। वे अपने कमरे में लौट आई। उन्हें लगा जैसे कोई विष भरा बाण उनके कलेजे को चीरकर निकल गया है। एक हृदय विदारक पीड़ा से वह काँप उठी। वह भूल गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर अब उनसे बहुत ऊंचा हो चुका है। पैसे कमाने की दौड़ में शामिल नई पीढ़ी की नज़र में हर रिश्ते का सामान उसके पैसे और पद के हिसाब से ही होता है। ये जिनकी छाया में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सारे अपने उज्जवल भविष्य के सपने सजोते हैं, मनचाही ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें फूहड़, गंवार और ना जाने क्या क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अब अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगता है। चंद्रकला देवी को यह बात बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और पुत्र का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद यह अहंकार आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से विशेष बनाता है। आज तक वह बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए गए जिन संस्कारों पर वह गर्व करती थी, उन्हीं संस्कारों की बुनियाद पर बनी इमारत बाहरी माहौल के असर से इतनी बदल गई कि अब वह गिरने के कगार पर आ गई थी। बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चरने चली गई थी, वरना यूं अपना पूरा परिवार समेटकर कलकत्ता नहीं चली आती, बल्कि सिर्फ मुकेश को ही भेजती। चंद्रकला देवी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने अविवेकी चित्त को कोसती रही। वह बहू की निष्काम सेवा के बावजूद भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाई और अपनी बेटी की समझदारी की दुआएं देती रही। पर बेटी के पास आकर क्या हुआ? यहाँ भी उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान बहू ही रख रही थी। हमेशा उन्हें बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला। फिर भी ना जाने क्यों बेटी के स्नेह की प्यास कभी बुझती ही नहीं। शायद इसी को कहते हैं पानी बीच मछली प्यासी। विवाह के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को दिलचस्पी न लेते देख वह थोड़ी बेचैन होने लगी और बहू के सामने बड़बड़ाई। माना नई पीढ़ी को अब परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में अब विश्वास नहीं रहा। फिर भी विवाह जैसे पवित्र समय पर सुनीता को कुछ तो अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। वह सुनीता को इस बारे में कोई नसीहत देती उससे पहले ही बहू ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अम्मा जी, आप कुछ मत बोलिए, वरना कोई तड़ाक से आपको जवाब दे देगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती हैं, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी की मनोदशा को अच्छी तरह भाप लेती हैं, उसके अनकहे सुख दुख को आँखों में ही पढ़ लेती हैं। बिना बोले ही चंद्रकला देवी की मनोदशा उनकी बहू पूजा अच्छी तरह महसूस कर रही थी और आँखों ही आँखों में संग होने का एहसास दिला रही थी। एक ही परिस्थिति और वातावरण में सहे गए दुख और अपनापन ने उन्हें एक दूसरे के प्रति गहरा अपनापन महसूस करवाया। इसलिए बहू की सलाह उन्हें उचित लगी और शादी में हस्तक्षेप करने की बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत बगीचे में तरह तरह के फूलों से भरी और सलीके से बनी क्यारियाँ देखते हुए गुजारा। शादी किसी बड़े होटल में हो रही थी,
शाम को शादी में जाते वक्त वह पूरी तरह चुप रही। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वही वैसा ही पहन लिया। हालांकि उनका दम घुट रहा था। वास्तविकता से अलग दिखना उन्हें बहुत कठिन और असहज महसूस हो रहा था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें असत्य और भावहीन लगने लगा था, जिससे मुक्त होकर वह अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने को तड़प उठी, जहाँ वह जैसी थी वैसे ही रहती थी, जहाँ उन्हें हर काम के लिए पूर्ण स्वतंत्रता थी, जहाँ उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर स्नेह और सम्मान मिलता था। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। एक सजे धजे एसी वाले हॉल में शादी का मंडप लगा था, जहां भगवा धोती और बिना प्रेस किया कुर्ता पहने पंडित जी की जगह आधुनिकता से सजे धजे हाथों में घड़ी मोबाइल लिए पंडित जी शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक गीतों के बदले सामने बने स्टेज पर गजल गायन हो रहा था। उनके लिए सारा दृश्य बेहद नया और अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांपकर उनकी बहू पूजा उन्हें एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रही थी। आज पहली बार उन्हें अपनी बहू की सारी अच्छाइयाँ एक एक कर नजर आ रही थी। उनकी जैसी बहू तो भगवान बिरलों को ही देते हैं। आजकल तो बहुएं सास ससुर से अलग होकर पति के साथ मनमाना और स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रोज रोज के ताने और आलोचनाएं सुनते सुनते बहू का धैर्य और सहने की शक्ति खत्म हो जाए और वह भी किसी न किसी बहाने उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। फिर अपने इकलौते बेटे बहू व पोतों से अलग होकर वह कैसे जिएगी? इस कल्पना मात्र से ही वह विचलित हो उठी। दूसरे दिन रिया की विदाई होते ही चंद्रकला देवी भी अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सिल्क की साड़ी फोल्ड करके चुपचाप उसके बिस्तर पर रख आई सुनीता ने और 1-2 दिन रुकने का अनुरोध किया, पर वह प्यार से मना कर गई। लेकिन जैसे ही स्टेशन जाने के लिए कार में बैठी, बेशुमार खामोश सिसकियाँ आत्मसम्मानी चंद्रकला देवी का कलेजा चीरने लगी। अभी तक गले में फंसी हुई रुलाई एक हिचकी के साथ आंसू के सैलाब में फूट पड़ी। तभी 5-6 मिठाइयों का पैकेट सवाले आयुष उनकी बगल में आ बैठा और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए सीने से लग गया। शायद उस घर में नानी के मर्म पर लगी चोट को एक वही समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान सही से रखकर आयुष जब नानी के चरण स्पर्श के लिए झुका तो नानी की ममता उमड़ पड़ी और भावना में बहती नानी ने कसकर उसे गले लगा लिया। फिर अपने आंचल से खोलकर एक 500 का नोट नाती के जेब में ठूस दिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को मोहल्ले की ढेर सारी औरतें चंद्रकला काकी का हाल चाल पूछने आ जुटी। सबके साथ बैठी चंद्रकला काकी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। तभी उनके कानों में मुकेश की तेज आवाज़ टकराई। वह पूजा को डांट रहा था, चाय बनाते वक्त होश में नहीं रहती हो क्या? तुमने चाय में शक्कर डाली ही नहीं है। जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही चंद्रकला देवी बोली, यह कौन सा तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? शक्कर नहीं डाली है तो खुद एक चम्मच शक्कर लेकर डाल ले और खबरदार, जो अब से तुमने मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज़ में बात की। माँ के इस बदले तेवर को देखकर हैरान मुकेश उनका मुंह ताकता रह गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते की असली कीमत धन या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और सम्मान से होती है। माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन समय के साथ जब बच्चे सफल हो जाते हैं
तो कई बार वे अपने माता पिता की अहमियत भूल जाते हैं। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हमें अपने घर की बहू को भी वही स्नेह और अधिकार देना चाहिए जो हम अपनी संतान को देते हैं, क्योंकि रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान से मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिले। राधा राधा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।